Hello everyone, welcome to Chemistry by Chaitanya Rastogi sir. So today we will discuss the properties of alkyl halides and aryl halides, or we can say haloalkanes and haloarenes. So let's begin. जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो RX है, हमारे पास जो RX ग्रुप है, जिस RX ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड जिसे हम कह रहे हैं या एराइल हैलाइड कर रहे हैं, उसमें माइनस आई इफेक्ट की वजह से X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और R के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है। X के ऊपर कैसा है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव है, और R के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है। अब जब डेल्टा प्लस चार्ज इस पे आ गया तो कोई भी ऐसी चीज जो इस डेल्टा पे अटैक करेगी वो क्या होगी, उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी माइनस और एनयू माइनस। बी माइनस या तो बेस होगा भाई, और एनयू माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बेस होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो या तो एक्स अकेला निकल जाए, दो पॉसिबिलिटी हैं कि एक्स अलोन गोज और एच एक्स गोज। दो काम हो सकते हैं, या तो एच एक्स चला जाए या फिर एक्स अकेला चला जाए। अब इन दोनों केस में हम लोग अलग अलग तरह के रिएक्शंस देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, तो देखते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की, वो तीन तरह की होती हैं। तो देयर आर थ्री बेसिक रिएक्शंस। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो तीन तरह की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कोरेहाउस सिंथेसिस की। किसकी बात करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कोरेहाउस सिंथेसिस की। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कई तरह की होती हैं, मैं सबके टाइप लिख देता हूं, लेकिन हम लोग डिस्कस वही करेंगे जो बोर्ड्स के सिलेबस में प्रेस्क्राइब है। तो फर्स्ट इज SN1, सेकेंड इज SN2, थर्ड इज SNI, फोर्थ इज SNAR, फिफ्थ इज SN बेंजाइन, सिक्स्थ इज SNAE। तो ये हमें मेनली 6 तरह की रिएक्शंस को हम लोग देखना, और SN1 प्राइम और SN2 प्राइम भी होती हैं, जिन्हें हम लोग IIT की जब डिटेल डिस्कस करेंगे जिस दिन एल्काइल हैलाइड पे, वहाँ पे उस वीडियो में मैं इसे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो SN1, SN2, SNI और SNAR तक ही रहेगा। SNAR एज सच NCERT में कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस गिवन हैं, तो हम लोग इसे भी देखेंगे, और SNI भी। SN1 का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर। SN2 का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर।
SNI is substitution nucleophilic internal. SNAR means substitution न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। बाकी दो का नाम नहीं लिखते एसएन बेंजाइन, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, और SNAE का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो हम लोग पहले अपना फोकस रखते हैं बोर्ड्स की तरफ, और बोर्ड में जो प्रेस्क्राइब्ड है वो SN1, SN2, SNI और SNAR ही प्रेस्क्राइब्ड है, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म लिखने के लिए क्या करा हम लोगों ने, क्या किया कि RX एक रिएजेंट ले लिया और इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराई। न्यूक्लियोफाइल से जब रिएक्शन कराई तो जो सॉल्वेंट चूज किया हम लोगों ने, वो हम लोगों ने किया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब, एप्रोटिक का मतलब विच डू नॉट हैव प्रोटॉन। विच डू नॉट हैव प्रोटॉन, यार स्पेलिंग गलत हो जाती है, विच डू नॉट हैव प्रोटॉन, ठीक। और एसिडिक एच लिख देते हैं, प्रोटॉन मतलब एसिडिक एच। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल NuR बन गया और X माइनस बन गया। तो देखो इसमें क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, X माइनस इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल। मैंने जानबूझ के न्यूक्लियोफाइल को पहले लिखा और R को बाद में लिखा, विच रिप्रेजेंट्स कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है, विच रिप्रेजेंट कि न्यूक्लियोफाइल आके बैक साइड से अटैक करेगा और X माइनस को लीव कराएगा। अगर हम रिएक्शन के रेट की बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू RX का कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन। तो न्यूक्लियोफाइल और RX के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के, मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल फास्टर द रेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, जितनी भीड़ ज़्यादा होगी RX पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे, उसका अप्रोच जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात हो गई बेसिक कि हम लोगों ने ये RX ने की रिएक्शन हमने कराई न्यूक्लियोफाइल से, RX पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, NuR बन गया और X माइनस निकल गया। X माइनस इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। तो हम एक और लिख देते हैं कि लीवेबिलिटी। लीवेबिलिटी इसे हम फ्यूगैसिटी भी कहते हैं, या तो हम लीवेबिलिटी कह लें या फ्यूगैसिटी कहते हैं, मतलब लीव करने की टेंडेंसी को, ठीक। अब अगर हम सिंपल एक रिएक्शन लिख लें CH3Cl और इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें SH माइनस से इन एसीटोन, तो इससे SH CH3 और Cl माइनस बन जाएगा। या हम लोगों ने कल फिंकेल्स्टीन रिएक्शन लिखी थी और लिखा था NaI एसीटोन लिखा था, तो इससे CH3I और Cl माइनस बन जाएगा, ठीक। अब अगर हम कोई कायरल कार्बन ले लें, तो हमने क्या किया कि एक कार्बन कायरल ले लिया, तो यहां पर बना लेते हैं CH3 D T और H, ठीक है। ये कायरल कार्बन ले लिया, जब इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराई तो न्यूक्लियोफाइल मान लिया ले लेते हैं OH माइनस, और यहाँ पे कायरल कार्बन में एक Cl लगा लेते हैं क्योंकि SN2 करनी है हम लोगों को। तो हमने क्या करेंगे कि हम OH माइनस का बैक साइड से अटैक कराएंगे, कहाँ पे, Cl के पीछे वाले ऑर्बिटल में, विच इज कॉल्ड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CCl बॉन्ड। ये ऑर्बिटल कौन सा है, CCl बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अगर थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग याद आ रही हो
तो हम ये बता सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, हमें किसी भी बॉन्ड को तोड़ना है तो उस बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर 0 करना पड़ेगा। तो हमने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डाले तो रिएक्शन आगे चलेगी और हमें ये कैसा दिखाई देने लगेगा, हमें ये दिखाई देगा कि H और T यहाँ पे आ गए, Cl हमें जाता हुआ दिखाई देगा, OH आता हुआ दिखाई देगा और दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। और फिर फर्दर रिएक्शन जब आगे चलेगी तो CH3 जो OH होगा वो इधर आ जाएगा, T यहाँ पे रहेगा और H यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम इस पे RS नॉमेनक्लेचर कर लें तो इसका RS नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये 1 हो जाएगा प्रायोरिटी वाइज, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि ये S है। और जब यहाँ पे किया तो ये 1 2 3 और 4, तो ये 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये R है। आई होप R और S नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत हमें आता है। तो ये R S से क्या बन गया, R बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो हम ये बात यहाँ पे लिख लेंगे कि द SN2 रिएक्शन goes via formation of transition state which is having sp2 hybrid carbon, which is having sp2 hybrid carbon, and the bond angle between the leaving group and the incoming nucleophile is 180 डिग्री। ठीक। और एक बात जरूरी क्या है कि SN2 रिएक्शन जब भी होगी तो क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब भी SN2 रिएक्शन होगी तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि व्हेनेवर SN2 reaction takes place, inversion of configuration occurs। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अगर हम RS की बात करें तो R अगर पहले था तो S हो जाएगा, और अगर S था तो R हो जाएगा। या फिर हम कहें अगर पहले प्लस था ऑप्टिकल रोटेशन तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और पहले माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इन्वर्जन होगा, यानी कि पलट जाएगा। मॉलिक्यूल ऐसे था तो देखो ये ऐसा मॉलिक्यूल था, ये धीरे धीरे घूम के ऐसा हो जाएगा। ठीक। अब तो ये बात समझ में आ गई कि SN2 हम लोग करा रहे हैं। SN2 कराने से क्या हुआ कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो एक दो हम लोग टर्म और देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म हमें पढ़ने हैं। तो इन्वर्जन का मतलब तो हम लोग समझ गए, एक दो टर्म देख लेते हैं। जैसे मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड वो होते हैं विच हैव इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री and are optically inactive। अच्छा भाई, मिरर इमेज तो बना ही लेते हो। अगर मैं कहूं कि इस मॉलिक्यूल की हमें मिरर इमेज बनानी है तो इसकी मिरर इमेज तो ड्रॉ कर ही लोगे सब लोग। तो मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, मिरर लगाने से अगर तुम ध्यान से अपने आप को मिरर में देखोगे तो जो चीज़ लेफ्ट प्लेन के बाहर थी 3D, वो प्लेन के बाहर ही रहेगी, वो अंदर नहीं जाएगी। ठीक है। जैसे अगर तुमने हाथ की मिरर इमेज ली
तो हाथ की इसकी मिरर इमेज अगर इस प्लेन के आउट लेंगे तो ये वाला हाथ आएगा। तो जो अगर ये अंगूठा प्लेन के बाहर था तो ये बाहर ही रहेंगे दोनों, कभी भी प्लेन के अंदर नहीं जाएंगे। तो जो एटम प्लेन के बाहर है वो बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बाहर और अंदर सेम तरीके से बना दिया। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। दे आर कॉल्ड enantiomers. They are called enantiomers. ठीक है, तो मीजो कंपाउंड समझ में आ गए, एनेंशियोमर समझ में आ गए। अब बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की। डायस्टीरियोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो लिख लेते हैं दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror images of each other are called डायस्टीरियोमर्स। तो जैसे अगर हम बना दें, तो ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कंपाउंड कैसा है? मीजो कंपाउंड है। और हम बिल्कुल एक और कंपाउंड बना दें बिल्कुल इसी के जैसा, जिसमें किसी एक कायरल कार्बन को ही चेंज करें। तो भाई ध्यान से देखना, दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। ध्यान से देखो, दोनों में एक एटम पे मिरर इमेज हो रही, दूसरे पे नहीं हो रही। तो मिरर इमेज हम किसी भी चीज की तभी कहेंगे जब एग्जैक्टली मिरर बन जाए, लगाने से बन जाए, अदरवाइज वो मिरर इमेजेस नहीं है। तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है? दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। तो SN2 रिएक्शन जब हम लोगों ने पढ़ी तो SN2 में क्या हो रहा था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। और हम उससे क्या कर रहे थे? उससे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होने का मतलब है R से या तो S हो जाएगा, या प्लस से माइनस हो जाएगा, या माइनस से प्लस हो जाएगा, या S से R हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा मिथाइल में, मिथाइल एक्स यानी मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि अप्रोच करना मुश्किल होता जाएगा। 1 डिग्री में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा है। जब 1 डिग्री अल्काइल है तो एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप आ गया तो और बड़ा हो गया। और 3 डिग्री में तो तीनों तरफ आ गया। तो अप्रोच जो होगा न्यूक्लियोफाइल का वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए SN2 का रेट कम होता जाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग फिर से जब जेई के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। अभी इसे यहीं पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड के लिए अभी फोकस रहना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, विच इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
भूल गए होगे तो फिर से बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तुम देखो अगर ध्यान से तो मैं सीधे ही 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही ले ले रहा हूं, और इसमें हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर ले लेते हैं और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, OH बन जाता है। मैं फिर से इसे लिख देता हूं कि हमने जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया और उसकी रिएक्शन वाटर से कराई, वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, उन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, उनके लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी आ रही होगी। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो सॉल्वेंट लेंगे वो पोलर प्रोटिक लेंगे, तो रिएक्शन में X हट जाएगा और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा आके। ठीक, कैसे देखेंगे भाई इसे, अगर हम इसकी मैकेनिज्म पार्ट पे बात करें तो क्या होगा कि मान लिया RX जो है हमारा ये 3 डिग्री अल्काइल है, 3 डिग्री अल्काइल है। जब इसे हमने वाटर में डाला होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला होगा, तो इस पे X ने जाना शुरू किया होगा और R ने उसे छोड़ दिया होगा, तो R पे क्या जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा और X पे डेल्टा माइनस आ जाएगा। ठीक, अब रिएक्शन थोड़ी आगे चलेगी और R और X धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो उनके बीच में सॉल्वेंट आ जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, और इसे लिखते हैं इंटीमेट आयन पेयर। फिर यहाँ पे वाटर जो न्यूक्लियोफाइल था हमने उससे अटैक कराएंगे। तो वाटर दो तरफ से अटैक कर सकता है, एक तो सामने से, एक बैक साइड। तो ये वाला अटैक कौन सा है, ये बैक साइड अटैक है। और ये दूसरा अटैक जो हो रहा है वो कौन सा है, ये फ्रंट साइड अटैक है। तो ROH बन जाएगा और HX बन जाएगा। अब जब दो तरफ से अटैक हो सकता है, फ्रंट साइड और बैक साइड से, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई जब बैक साइड से अटैक हो तो इन्वर्जन होना चाहिए और फ्रंट साइड से अटैक हो तो रिटेंशन होना चाहिए। तो RX पे जब फ्रंट साइड अटैक होगा तो ROH बनेगा। दिस विल गो विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन मतलब जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। और अगर बैक साइड अटैक होगा तो ROH से क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। अब रिटेंशन और इन्वर्जन हो गया, तो हमें ये कंपेयर करना है कि रिटेंशन और इन्वर्जन जब दोनों साथ में होते हैं तो रेस्माइजेशन होता है। अब रेस्माइजेशन में कौन ज़्यादा होगा, रिटेंशन वाला या इन्वर्जन ज़्यादा। तो क्वेश्चन है विच इज मोर, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट। विच इज मोर, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट, कौन सा ज़्यादा है। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो भाई ये समझो कि मान लो तुम दो लोग खड़े हो, तो एक दूसरे के हाथ पर खड़े हो। अगर किसी ने पीछे से अटैक किया और फ्रंट साइड से अटैक किया तो किधर से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो पीछे कोई हमला ज़्यादा आसानी से कर सकता है, सामने से हमला ज़्यादा आसानी से कर सकता है। तो ये लगेगा कि भाई पीछे से हमला ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, सामने से आएगा तो हम लोग भी उसे टैकल कर लेंगे अपने तरीके से। तो हम कहेंगे कि जो इन्वर्जन होगा
वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू रिटेंशन। इन्वर्जन इज मोर विद रिस्पेक्ट टू रिटेंशन, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना ज़्यादा आसान काम है। तो आर के पीछे चले जाओ, वहाँ से हमला करो तो आराम से एक्स निकल जाएगा, लेकिन सामने से जाओगे तो एक्स भी मिलेगा, तो उतनी आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, दैट मीन्स रेसमाइजेशन तो होगा, रेसमाइजेशन विल अकर, बट it will be partial. So the solution remains optically active। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, क्योंकि हमेशा पीठ पीछे हमला करना ज़्यादा आसान है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अब मैकेनिज्म इसकी कैसे चल रही है भाई, तो मैकेनिज्म पे जाएं तो क्या हुआ, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन को छोड़ के। तो 3 डिग्री लिया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए से 3 डिग्री मान लिया, और ये बन गया क्या यहाँ पे प्लस चार्ज। तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, पहली बात मैकेनिज्म में। कार्बोकैटायन पे X माइनस OH माइनस या वाटर, जो भी न्यूक्लियोफाइल है हमारा, यहाँ पे NU लिख देते हैं, या वाटर ले लेते हैं, वाटर गिवन है तो वाटर ही ले लेते हैं। वाटर क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 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 OH2 प्लस बना, फिर जो X माइनस निकला था वो इस H को ले लेगा और क्या बना देगा HX प्लस CH3 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 और OH। तो सिंपल बात है, ये आराम से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। अब कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो क्या होगा कि रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है, जिसकी बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी की थी। रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रख के हम लोग देखेंगे। अब अगर हम रिलेटिव रेट्स की बात करें, तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री एल्काइल, 3 डिग्री एल्काइल के बाद 2 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल के बाद 1 डिग्री एल्काइल, एंड देन मिथाइल। ये रेट होगा जो जस्ट अपोजिट है SN2 के, जो SN2 के जस्ट अपोजिट है। इनसे ज़्यादा वो होंगे जिनमें रेजोनेंस हो रहा होगा। तो इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो रेजोनेंस वाले, जैसे अगर हम देखें कि कोई पूछे इसमें अगर हम वाटर डालें तो क्या होगा, जब हम वाटर डालेंगे तो क्या बना देगा, ये बना देगा CHOH और CH3, और रिएक्शन जाएगी किससे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू, तो ये बन जाएगा, रिएक्शन जाएगी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू, तो ये बन जाएगा। अब हम लोगों ने रिएक्शन करा ली किस पे, हम लोगों ने रिएक्शन करा ली SN2 करा ली, SN1 करा ली, और हम लोगों ने कायरलिटी की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं SNI की। कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था, हम लोगों ने कल का मतलब लास्ट वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखी थी SOCl2 के साथ, और इससे बना लिया था RCl और SO2 और HCl, और उन्होंने कहा था ये बेस्ट मेथड होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है वो SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, और जब SNI के थ्रू होती है, मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी SNI के थ्रू होगी तो इसमें क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, SNI के, क्योंकि बोर्ड में टिक करना है ना, तो हमें फैक्ट पता होना चाहिए रादर देन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे जो हम लोग जेई के लिए, मेंस के लिए या एडवांस के लिए पढ़ेंगे तब। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि अगर हम इसमें भी सेम अपना एल्काइल हैलाइड ले लें, एल्कोहल ले लें,
और इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दें, तो जहाँ पे OH लगा था वहीं पे Cl लग जाएगा आके। देखो भाई, जहाँ पे OH लगा था वहीं पे Cl लगा, जहाँ पे OH लगा था वहीं Cl लगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेकिन अगर हम सेम क्वेश्चन में SOCl2 के साथ पिरिडीन भी ले लें तो ये रिएक्शन SN2 से जाएगी, और SN2 से का मतलब है क्या? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के लिए प्रोडक्ट तो सेम बनेगा लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, तो Cl और OH की पोजीशन जो होगी अब वो बदल गई। देखो ध्यान से, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें हुआ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल है कि रिटेंशन कब होगा और इन्वर्जन कब होगा। ठीक, अब बात करते हैं SNAR रिएक्शन की। SNAR का मतलब था एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इसके लिए बड़ी फेमस रिएक्शन है कौन सी? कि हम Cl की रिएक्शन करा दें। किससे? Cl की रिएक्शन हम कराएं, किससे कराएंगे? OH माइनस के साथ, OH माइनस NaOH के साथ कराएंगे, और NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 380 हम प्रेशर ले लेंगे, और बाद में हम इसे H+ भी लेंगे, और जो NaOH लेते हैं वो फ्यूज्ड NaOH ले लेते हैं। तो मतलब हमने विग्रस कंडीशन लगाई। विग्रस कंडीशन इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि जब Cl था तो ये, अगर मैं इसके डबल बॉन्ड बना दूं बेंजीन रिंग के अंदर, तो Cl के रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं तो CCl बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा वहां पे रिएक्शन SN2 के थ्रू नहीं जा पाएगी। जब SN2 के थ्रू नहीं जा पाएगी तो हमें या तो कंडीशंस विग्रस लगानी पड़ेंगी, या फिर हम भाई टेम्परेचर लगाएं, प्रेशर लगाएं, कैसे भी करके हम रिएक्शन को और कराना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि फ्यूज्ड NaOH ले लिया। फ्यूज्ड NaOH इज समथिंग कि जिसमें हमने प्रेशर लगा के NaOH को पिघला लिया। कंसनट्रेटेड बहुत OH माइनस अवेलेबल है, और हाई टेम्परेचर लगाया, हाई प्रेशर लगाया, तो क्या करेगा ये? Cl को OH में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डॉस प्रोसेस। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अल्कोहल में, फिनॉल्स में भी काम आएगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी है, और SNAR का एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल भी है। तो इसमें क्या होगा कि NaOH ने Cl को रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम चाहें कि भाई इतना टेम्परेचर हम नहीं लगाना चाहते, इतना प्रेशर नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। क्या लगा दें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। किस पे? बेंजीन पे, जिससे कि जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पे हमारे पास डेल्टा प्लस आ जाए, जिससे OH माइनस का अटैक फिजिबल हो जाए, ज़्यादा आसान हो जाए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे Cl लिया और यहाँ पे एक NO2 लगा दिया। जब NO2 लगाया तो हमें टेम्परेचर देखो 423 केल्विन ही करना पड़ा, या 423 to 443 केल्विन करना पड़ा। ये इतना टेम्परेचर लेते हैं, 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 423 to 443 केल्विन लेना पड़ा, और NaOH के साथ हमने रिएक्शन करा दी, और फिर बाद में H+ तो लेंगे ही लेंगे लास्ट में, सेकंड पॉइंट पे। तो देखो टेम्परेचर सडनली डिप कर गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक क्या लगा दिया? NO2 लगा दिया। NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमने इसे लगाने से क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया और रिएक्शन को फिजिबल बना दिया। ठीक, अगर हम 3 NO2 लगा दें, यहाँ पे Cl ले लें, और यहाँ पे NO2 ले लें, यहाँ पे NO2 ले लें, और यहाँ पे NO2 ले लें। अगर हम 3 NO2 लगा दें तो हमें इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की ही ज़रूरत है, एक्वस, जो स्लाइटली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा दे। क्या करा दे? स्लाइटली बेसिक मीडियम। स्लाइटली बेसिक मीडियम तक अगर हमें प्रोवाइड हो गया तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन में क्या बन जाएगा? OH NO2
NO2 और NO2, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो ये फिनॉल्स की रिएक्शंस में भी हमें काम आने वाला है। अब बात करनी है हमें इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस की, तो हेडिंग डाल लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में जब हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो बेसिकली हमारा इंटेंशन होता है HX का रिमूवल। तो हम क्या करना चाहते हैं, रिमूवल ऑफ HX इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के केस में हम लोग HX को रिमूव करना चाहते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हमारे पास कई टाइप के हैं, जैसे E1, जैसे SN1 थी वैसे E1 है। नंबर 2 इज E2, जैसे SN2 थी वैसे E2 रिएक्शन है। देन कम्स E1CB एंड फोर्थ इज EI। तो ये 4 तरह की रिएक्शंस हैं। इनमें जो CBSE में है वो केवल E1 और E2 हम लोग देखेंगे। तो हम लोग E1 और E2 पे चलते हैं। तो पहले जैसे SN2 देखी थी वैसे हम लोग E2 देख लेते हैं। तो E2 रिएक्शन का मतलब है एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर। अब हमें HX को रिमूव करना है। तो H था एसिडिक और एसिडिक H निकलेगा, तो एसिड को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल एक रिएक्शन लिख ली और इसकी रिएक्शन हमने कराई अल्कोहलिक KOH से। जब अल्कोहलिक KOH के साथ कराई रिएक्शन तो इससे एल्कीन बन गई। ठीक, तो रिएक्शन कैसे हुई होगी, OH माइनस ने क्या किया होगा, H को लिया होगा, ये इधर आया और X निकल गया। ठीक, तो अगर हम ट्रांजिशन स्टेट इसकी देखें तो इसमें हमें H जाता हुआ दिखाई देगा, O से H का बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, एक सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, H2 दिखाई देगा और Cl जाता हुआ दिखाई देगा और एक ये डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारी क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई, जिसपे इस पे निगेटिव है और इस पे निगेटिव है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है which has alkene like character। which has alkene like character। और जब रिएक्शन आगे चलेगी तो ये क्या बना देगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसे याद रखने के लिए क्या करें हम लोग, इसे याद रखने के लिए हम कहें कि जो C और CX बॉन्ड है इसमें पहले कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, जहाँ पे H जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। बीटा कार्बन sp3 है तो अल्फा से क्या निकालेंगे हम लोग, X निकालेंगे और बीटा से क्या निकालेंगे, H। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिमूव H फ्रॉम बीटा एंड X फ्रॉम अल्फा, और उन दोनों के बीच में क्या बना दो, उनके बीच में बना दो डबल बॉन्ड। सिंपल। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, सिंपल यहाँ पे ब्रोमीन लिख लें और अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा लें, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो यहाँ से हमने H निकाल लिया। समस्या तब आएगी जब हमारे पास दो अलग अलग बीटा होंगे। तो ये एक बीटा कार्बन हो गया, ये एक बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराने पे वो क्या हो जाएंगे कि एक बार तो यहाँ पे लग जाए और एक बार यहाँ पे लग जाए। तो अब इन दोनों में मेजर कौन होगा, तो ऊपर वाला मेजर होगा, पहले लिख देता हूँ और रीजन बताऊंगा कि मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये इधर देखना है ना भाई, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मेजर कौन सी होगी, मोर स्टेबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेटजेफ रूल से
प्रोडक्ट बनाएंगे। किससे बनाएंगे? स्पेलिंग कठिन कठिन है यार नाम इन लोगों के, है ना। सेटजेफ रूल से हम लोग क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। सेटजेफ रूल क्या कहता है? रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन, remove the H from that beta carbon, which has lesser number of hydrogen to make more stable एल्कीन। ठीक है, तो हम इसे याद करने के लिए लिख सकते हैं कि जो गरीब था उसी को सब लोग सताते, तो हम लोगों ने लिया पुअर बिकम्स पुअरर। ये सबको पता होगा, रिवीजन करें, लेकिन जो जिसके पास कम एच थे उसी से हमने एच निकाल लिया। मोर ओवर इसका एक और स्टेटमेंट लिखते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be formed as मेजर प्रोडक्ट। तो मोर स्टेबल एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट की तरह बनेगी। तो हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, तो या तो हम अल्कोहलिक KOH ले लें, या फिर हम लोग कोई ETO माइनस टाइप का बेस ले लें, या फिर कहीं तुम्हें मिल जाए KOH और ETOH लिखा हुआ मिल जाए, दे आर सेम थिंग, या फिर तुम्हें RO माइनस कहीं पे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए इसमें से, RO माइनस ROH, जैसे कभी कभी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मिल जाता है लिखा हुआ। तो ये सब बेस है, लेकिन ये कैसा बेस है? ये अकेला बल्कि बेस है। ये कैसा है? बल्कि बेस है। तो इसके साथ जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो अलग बनाएंगे, और इन सब के साथ एक ही बना देंगे। इनके साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो बनेगी। तो मोर स्टेबल एल्कीन हमने यहाँ से, ये एक अल्फा था, ये बीटा था और ये बीटा था, इसके पास 3 H थे, इसके पास 3 H थे और इसके पास 2 H थे। तो हमने उससे H निकाला जिसके पास कम H है। ठीक, जब हम बल्कि बेस ले लेते हैं, तो बल्कि चीज ज्यादा, जहां कम एच है वहां पहुंचने में उसे दिक्कत होगी, क्योंकि एच है छोटा और बाकी अल्काइल ग्रुप है बड़े। तो बल्कि बेस क्या करता है? जहां पे ज्यादा एच है वहां से एच निकाल लेता है। तो क्या बना देता है? इसने देखो वहां से निकाल दिया जहां पे ज्यादा एच थे। तो ये कहलाती है, ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा? ये हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। कैसा बनाएगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है? लीस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। लीस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया और ये सेटजेफ प्रोडक्ट हो गया। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं E1 मैकेनिज्म की, E1 रिएक्शन की। E1 बिल्कुल SN1 की तरह होती है। तो E1 के लिए क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल SN1 वाला ही सब कुछ लेंगे और बस वाटर के साथ इसे अगर हम हीट कर दें, या फिर हम वाटर के साथ एक्वस KOH के साथ इसे हीट कर दें, OH माइनस के साथ हीट कर दें, तो इससे एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, और रिएक्शन गोज वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। तो रिएक्शन कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू जाती है। इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, पॉसिबल होगा, तो हम लोग उस बात को देखेंगे। ठीक, तो ये SN1, SN2, E1 और E2 की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट अपना टॉपिक है जो डिस्कशन का, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में अगर हम RX की रिएक्शन Mg ईथर से करा देते हैं, तो Mg ईथर से कराने से RMgX बन जाता है,
दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहलाता है? तो ये डेल्टा प्लस हो गया और डेल्टा माइनस हो गया, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर पे क्या है? माइनस चार्ज है। आर पे, सॉरी उल्टा लिख दिया, आर पे माइनस चार्ज है, आर पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, और आर पे निगेटिव चार्ज है यार, या पूरा ही निगेटिव लिख लेते हैं, चलो। आर पे निगेटिव चार्ज है और एम जी पे प्लस चार्ज है। ठीक है, हो जाता जल्दी जल्दी में कभी। ठीक है, तो आर पे निगेटिव और एम जी पे प्लस है। सेम तरीके से जब हम आर एक्स की रिएक्शन सी यू एक्स और एल आई से कराते हैं, एल आई एक्स से कराते हैं, सी यू एक्स और एल आई से कराते हैं, तो आर टू सी यू एल आई बन जाता है। दिस इज कॉल्ड गिलिमंस रिएजेंट। ठीक है, ये गिलिमंस रिएजेंट बन जाता है। इसमें भी आर पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो आर माइनस है वो दो तरह से काम कर सकता है, या तो ये बेस की तरह काम करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की, और दोनों ही तरह से हम लोग देख चुके रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कौन से रिएक्शन देगा? एसएन रिएक्शन देगा और ई एलिमिनेशन देगा, अगर बेस की तरह काम करेगा तो। ठीक है, तो आर माइनस क्या कर रहा है? या तो बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें ग्रिग्नार्ड के साथ, आर एम जी एक्स की रिएक्शन अगर हम आर डैश एक्स से करा दें, तो अगर ये 1 डिग्री एल्काइल हुआ तो ये आर आर बना देगा और एम जी एक्स टू बन जाएगा, आर आर डैश बन जाएगा और एम जी एक्स टू बन जाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल हुआ तो एल्कीन बनेगी और आर एच बन जाएगा। ठीक है, गिलिमंस रिएजेंट थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ एल्केन बनाता है, और 3 डिग्री के साथ ये भी क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इसके अलावा हम लोगों को एक आध रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे ऑर्गेनोमेटल के मेटल्स के साथ रिएक्शन। अगर हम आर एक्स की रिएक्शन एन ए ईथर से करा दें, तो हम लोग जानते हैं ये वुड्स रिएक्शन है, तो इससे आर आर बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। और जो हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन लिखी थी, ये रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कोरेहाउस सिंथेसिस। तो एल्केन बनाने के तरीके हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के साथ क्या होता है कि अगर हम सिमेट्रिक एल्केन ले लेंगे, तो कपल हो जाएंगे ये, और साथ साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इसमें, इसलिए वुड्स रिएक्शन एक गुड ऑप्शन नहीं होती। ये भी अच्छे खासे अमाउंट में बन जाते हैं, तो वुड्स रिएक्शन एक अच्छा ऑप्शन नहीं होती रिएक्शन कराने के लिए, एल्केन बनाने के लिए। इसलिए हम लोग कोरेहाउस सिंथेसिस को प्रेफरेंस देते हैं ओवर वुड्स रिएक्शन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म is a sweet smelling liquid kept in dark bottles सनलाइट से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डार्क बॉटल्स, एंड द बॉटल्स आर फिल्ड टू द ब्रिल। टू द टॉप लिख देते हैं, ब्रिल कठिन शब्द है, ब्रिल मतलब ऊपर मुंह तक भर देते हैं, बिल्कुल टू द टॉप, पूरा ऊपर तक भर देता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? मान लो हमारे पास एक बॉटल थी, अच्छी सी नहीं बन रही, छोड़ो, बॉटल थी, तो बॉटल में अगर हम नहीं भरेंगे तो CHCl3 जो होता है
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट COCl2 बना देता है। COCl2 इज कॉल्ड फॉस्जीन। फॉस्जीन बना देता है विच इज पॉइजनस। ठीक, तो इसे अवॉइड करने के लिए मान लो तुम्हारे पास लैब में सॉल्वेंट होता है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म सूंघने से एकदम कोई सडनली बेहोश नहीं होता है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखना, कोई सडनली क्लोरोफॉर्म सूंघने से बेहोश नहीं होता, लोकल एनेस्थीसिया होती है। ठीक, तो मान लो हमारे पास बॉटल थी सॉल्वेंट की, हमने थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म निकाल लिया। अब जब थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म निकाल लिया तो हमने क्या किया, हमें ये लगा कि भाई अब इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी और सनलाइट थोड़ी बहुत पड़ेगी, कितनी भी हम बॉटल कैसी भी ले लें, तो फॉस्जीन ना बने उसके लिए क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस रिएक्शन वी ऐड इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या करता है, जो फॉस्जीन मान लो बन भी गई गलती से थोड़ी बहुत, जो फॉस्जीन थोड़ी बहुत गलती से बन गई, उससे रिएक्शन करके फॉस्जीन को ख़त्म कर देता है, तो पॉइजनस नेचर नहीं आ पाता है, फॉस्जीन ख़त्म हो जाती है, तो ये रिएक्शन